मंच पर उपस्थित डीआईजी सर और एसपी सर, आप दोनों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और चूंकि ये समय का जिस तरह का चक्र है, इसमें सेशन कभी कभी वार्तालाप में आगे पीछे हो जाते हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ा। अब चूंकि नक्सलवाद और बालाघाट को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं, दशकों से ये समस्या बनी हुई है। हालांकि गुजरे 20-15 सालों की अगर हम बात करें तो इसके ग्राफ में बहुत बड़े पैमाने पर कमी हमें देखने को मिली है। इसके अलग अलग पहलू भी हैं, जहां पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से अपने हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बलों के साथ जंगलों में सघन सर्चिंग कर रहा है, नक्सलवाद की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं कुछ मानवीय संवेदनाएं भी बार बार उभरती रहती हैं। कई बार ये भी भ्रांतियां होती है कि कुछ ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो गया जो नक्सलवादी नहीं थे। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन हम आज एक केवल समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं, समाधानों पर बात कर रहे हैं। तो मानवीय संवेदनात्मक प्रयास नक्सलवाद के खात्मे को लेकर किस तरह पुलिस प्रशासन कर रहा है, डीआईजी श्रीवास्तव सर, सबसे पहले आपकी ओर मैं आना चाहूंगी अपने प्रश्न के साथ। आप सभी आमंत्रित जनों का सादर नमस्कार, सभी माननीय विधायकगण और जनप्रतिनिधियों का, माननीय अध्यक्ष जी का और थर्ड आई बालाघाट का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आमंत्रित किया। जैसा आपने प्रश्न किया है कि मानवीय संवेदनाएं, तो ये बालाघाट का जो पुराना अगर इतिहास देखें, ये जो नक्सलवाद की समस्या 1990 के आसपास से शुरू हुई है और इतनी ज़्यादा बीच में इतनी व्यापक थी कि इसमें कभी 1 दर्जन कभी 2 दर्जन लोगों का भी इसमें लोगों ने माइंस वगैरह लगा के पुलिस के साथ कैजुअलिटी की है। तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। हमारे कुछ बड़े अधिकारियों को भी इसमें उनको वीर गति मिली है। तो निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत सारा कुछ खोया है और इसका ये दुष्परिणाम ये रहा है कि यहाँ के स्थानीय विकास में निश्चित रूप से बाधा भी पड़ी है। लेकिन विगत अभी 3-4 साल देखें या हार्डली 2018 के बाद से देखें तो शासन प्रशासन ने और पुलिस ने जो जिस गति से यहाँ पे काम किया है और हमारे मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन ने जो भी प्रयास किया है, उसके कारण हम लोग आप इस स्थिति में हैं कि हमारा जो लक्ष्य 2026 तक संपूर्ण बालाघाट को नक्सल मुक्त करने का, तो उस दिशा में हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक हमारी उपलब्धियों का प्रश्न है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा विगत 3 सालों में करीब 17 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, 1 को अरेस्ट किया गया है। और जहां आपने बताया मानवीय संवेदनाओं का, तो ये वो इसमें मानवीय संवेदनाएं तो हर व्यक्ति के साथ पुलिस की जुड़ी हुई हैं। हम भी नहीं चाहते कि कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी स्थिति में हताहत हो। हम लोग भी पूरी तरह से उनको परख कर और उसमें प्रभावी कार्रवाई करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा कहीं किसी के साथ अन्याय वाली स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी जिक्र किया कि कुछ लोग इसमें निर्दोष का मारा जाना जैसा आपने बताया है, तो ये तो निश्चित रूप से जुडिशियल और मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में वो कितने निर्दोष थे। अभी मेरा भी इसमें कहना, आपका भी कहना इसमें उचित नहीं होगा। तो ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का विषय है, लेकिन जो भी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है उसमें निश्चित रूप से मान के चलें कि हम लोग बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। किसी भी एक व्यक्ति की अगर कहीं कोई कैजुअलिटी होती है तो बहुत बड़ी इसमें निश्चित रूप से शासन प्रशासन पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी एक तोहमत का काम करती है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ ये निश्चित है हम लोगों ने दृढ़ संकल्पित हैं। हमें भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन ने बिल्कुल बोल के रखा है कि हम 2026 मार्च तक इस जिलों को 100% नक्सलियों से विमुक्त कर देंगे, जिससे हमारा पूरा इस देश का और इसमें भारत का जो एक भारत शासन का, मध्य प्रदेश शासन का जो एक लक्ष्य है, यहाँ विकास और तीव्र गति से हो, तो उस दिशा में हम लोग भी पूरा अपने प्राणपण से योगदान दे रहे हैं। एसपी नगेंद्र सिंह जी के पास में आ रही हूँ। आप फील्ड पर भी उतने ही मुस्तैद हैं जितनी कार्य योजना बनाने में मुस्तैद हैं। एक पूरा अमला आपके निर्देश पर काम करता है। जंगलों में किस तरह का काम आपको करना पड़ता है, एक जवान की छोटी सी परेशानी को भी अगर हम उठाकर इस मंच पर बात करें तो किन विपरीत परिस्थितियों में एक जवान इस मुहिम का हिस्सा बनता है, क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं और आगे लक्ष्य क्या है ऑपरेशन 2026 को लेकर? धन्यवाद माधुरी जी। सबसे पहले तो थर्ड आई न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा। आपका ये अभिनव पहल है, बालाघाट जिले में पहली बार
इतने वृहद स्तर पर मैं एक कार्यक्रम देख रहा हूँ और नक्सलवाद पर खुले तौर पर एक चर्चा हो रही है जिसमें आम जनता भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि एक प्रशासनिक समस्या ऐसे समझा गया है, जबकि यह प्रशासन तो अपना काम करता ही है, परंतु ये एक सामाजिक समस्या भी है। कैसे पिछले 34 सालों से हम जब बात करते हैं नक्सलवाद की इस जिले में, तो 1990 से ये यहाँ पे जारी है। 34 साल से कैसे एक समस्या इतनी फैल गई, जिसमें करीबन 38 से अधिक हमारे जवान और अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई, 12 से अधिक सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों की निर्मम हत्या की गई है, कई बार मुखबिरी के शक में हत्या की जाती है। यदा कदा हमारे पास ऐसे नक्सलियों के द्वारा आम नागरिकों की मारपीट करने की घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनमें कहते हैं कि आप पुलिस से संपर्क में हैं, तब उनके साथ क्रूर बर्ताव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक विचारधारा से जुड़कर एक संगठित अपराध की ओर बढ़ता चला गया। काफ़ी समय तक जब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते, जब मैंने पुरानी घटनाओं को भी अध्ययन किया, तो यह महसूस किया कि पहले हम संसाधनों में बहुत कमज़ोर थे। यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर एसएएफ की कुछ बटालियंस रहती थी और ले दे के एक एसपी और एक कुछ डीएसपी लोग जो यहाँ भेजे जाते थे। कोई आना नहीं चाहता था, जनरली ऐसा होता था कि उसको बालाघाट भेज दो। यह एक मानसिकता भी काफ़ी हद तक वर्गों में देखी जाती थी और वहाँ से ये बदलाव लाना कि हॉक फोर्स के लगभग 1250 से ऊपर जवान, सीआरपीएफ की 2 से अधिक बटालियन यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग 1500 से ऊपर का ज़िला बल का यूनिट यहाँ पे है, 36वीं बटालियन यहाँ पे एसएएफ की एक रेज हुई है और अधिकारी वॉलंटियर कर रहे हैं कि सर मार्च 26 में आपने एक हमें टारगेट दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर नक्सलवाद को यहाँ से जड़ से ख़त्म करना है, तो हम इस 1 साल में आपके साथ मिल के खड़े होकर काम करना चाहते हैं। पहली बार मुझे 3 भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी लीड करने को मिले हैं नक्सल ऑपरेशंस में। एक मानसिकता बदली है लोगों की। अब वो समय आ गया है कि इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए। जहाँ तक आप जवान की बात करते हैं, एक जवान जैसे इनकाउंटर की मैं बात करूं, रौंदा में हमने सूपखार क्षेत्र में एक एनकाउंटर किया था जिसमें 4 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई थी। 7 दिन तक हमारे जवान बिना खाने के, बिना अपनी जगह को छोड़े एक ही स्थान पर एक बुत बन के बैठे रहे। आप कल्पना कीजिए उस जंगल में जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ अन्य कोई संसाधन नहीं है, अपने घर वालों को उनको नहीं पता, उनके घर को मतलब घर पे भी आप सोचिए, आपके भी माँ बाप होंगे तो वो एक बार सोचेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, और 7 दिन तक उसका किसी से कोई संपर्क नहीं है। परंतु अपने लक्ष्य को लेके वो इतना दृढ़ था कि नहीं, बोले सर मैं तभी वापस आऊँगा जब इस काम को मैं अंजाम दे दूँगा। और ये सिर्फ वो एक कहानी है जो कि सक्सेसफुल है, तो आप आज आपके सामने शेयर हो रही है। 1.5 महीने तक, 2 महीने तक ऐसे ही जंगलों में कभी बारिश हो रही होती है, कभी ठंड रहती है, रात में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। तमाम तरीके से गांव वालों से कई बार गलतफहमी रहती है, उनको लगता है कि नक्सली ही ना आ गए हों, तो वो भी सहयोग करने में काफ़ी कई बार हमें दिक्कतें आती हैं। उसके बावजूद हमारा जवान वहाँ पे डटा रहता है। और इसीलिए मेरा तो जब भी मेरा मकसद रहता है, मैं जाता हूँ बाहर, तो उनके साथ यही कोशिश करता हूँ कि 1-2 बार ऑपरेशन में जाके उन घने जंगलों में जब वो जहाँ खाक छान रहे होते हैं उनके साथ में खड़ा रहूँ कि मैं खड़ा हूँ, तुम काम करो, कोई भी तुम्हें समस्या आएगी सबसे पहले जो भी जिम्मेदारी लेनी होगी मुझे लेनी होगी। और इसी से बस इतना मेरा कहने मात्र से ही मैंने देखा है कि हमारी फोर्स यहाँ पे इतनी अच्छी और इतनी डिसिप्लिन रही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें दिए हैं। पिछले 5 सालों में 26 नक्सली मार गिराने में हमें सफलता हासिल हुई। ये एक रिकॉर्ड है बालाघाट के लिए, जो पहले नहीं था, कभी नहीं था। पहले सिर्फ हम लोग ही नुकसान को झेलते आ रहे थे, परंतु खतरा अभी भी उतना ही बना हुआ है। जैसे कि पिछले नवंबर की मैं बात करूं तो
दुगलई के पास हमारे एक जवान को सिर में गोली लगी थी। स्थिति काफ़ी गंभीर थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं पहल करी, उसमें उस जवान को एयरलिफ्ट किया हमने यहाँ से, दिल्ली में उसका इलाज कराया। भगवान की दया से आज वो स्वस्थ है और रिकवरी की स्टेज पे है। इसके लिए शासन के हम बहुत आभारी हैं। एक जवान के लिए एयरलिफ्ट करना, उसके लिए इतना सपोर्ट लाना, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी हमारे पास निरंतर समीक्षा करके ऐसे ही सवालों पे चिंता की जाती है। उस जवान की हालचाल पूछने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अगर फ़ोन लगा दें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ सरकार इस चीज़ को ख़त्म करने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ की आप हालत देखेंगे तो काफ़ी समय से वहाँ पे अभियान में तेज़ी आई है। हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कि 17 नक्सली मार गिराए, 18 नक्सली मार गिराए, 30 नक्सली मार गिराए। लेकिन उसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग सरेंडर भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये कमी है कि हमने एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी लागू करी। इस ओर भी हमारे सबसे पहले तो सरकार का इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2023 में इस कमी को उन्होंने दूर किया कि हमारी एक सरेंडर पॉलिसी थी जो 1995 से जारी थी, लेकिन उस पर कोई संशोधन नहीं हुआ था। आज की डेट में यदि कोई नक्सली मुख्य धारा में वापस आना चाहता है तो उसे 20 लाख रुपए ज़मीन के लिए, 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता में, 1.5 लाख रुपए की अनुदान राशि, 50,000 रुपए का स्टाइपेंड, शासकीय नौकरी, यदि वो हथियार लेके आता है तो उस हथियार के लिए 3.5 लाख रुपए। इतनी सुविधाएं किसी राज्य में किसी भी सरेंडर पॉलिसी में नहीं है। सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारे राज्य की है आज की डेट में। एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ पे 15 से अधिक नक्सली जो स्थानीय लोग थे, 2010 तक वो कम होते होते आज की डेट में सिर्फ 3 नक्सली ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। उनको भी हम बार बार कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाएं, मुख्य धारा में जुड़ जाएं, परंतु जो भी प्रेशर रहते हैं इनके तरफ से भी जब हम कोशिश करते हैं तो छत्तीसगढ़ से जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यह एक संगठित अपराध बन चुका है। अब इसमें अवैध वसूलियाँ होती हैं। कई बार जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है वो भी इसको महसूस कर चुका है। विभिन्न तरीकों से यहाँ पे, चाहे वो बांस कूप है उनकी कटाई की बात हो, तेंदुपत्ता के संग्रहण की बात हो, तो ये इन बिजनेसेस में हमेशा हमें ये इनपुट आता रहता है। सड़कों का निर्माण जब कर रहे होते हैं नक्सल क्षेत्र में, वहाँ पे ठेकेदारों को कई बार समस्या होती है। इन सब को हम एक सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं। पहले की थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ, पर क्योंकि ये बताना भी आवश्यक है कि पहले जब हम एनकाउंटर करते थे या नक्सलवाद को समाप्त करने की कोशिश करते थे, जब लोग इनको छोड़ के जाते थे उतनी ही संख्या में नए लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आ जाते थे, तो ये समस्या निरंतर बनी रह रही थी। लेकिन अब ये बदलाव आ गया है कि छत्तीसगढ़ ने भी कमर कस ली है और अब इनके पास छुपने के लिए कोई जगह बची नहीं। या तो ये मुख्य धारा में वापस आए, गरीबों को, ये निर्दोष लोगों की हत्या करना बंद करें। अगर आते हैं तो हमारे रास्ते पूरी तरह से खुले हैं, हम इनको पूरा समर्थन देंगे। इस बुराई को छोड़कर अगर वो अच्छाई की ओर आना चाहते हैं तो पूरा सहयोग है। लेकिन यदि वो नहीं मानेंगे तो हम मार्च 26 तक इनका सफाया करने के लिए कृत संकल्पित हैं। कैसे भी आपको अगला जो सेशन होगा, अगले साल का जो यहाँ पे बात हो रही है, जो संकल्प विकास के लिए जा रहे हैं, वो एक सुरक्षित बालाघाट में लिए जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है और इससे इतना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि हम खुद बड़े गर्व से कह पाएंगे कि हम बालाघाट जिले के वासी हैं। क्योंकि अभी भी जैसा सर ने कहा कि बालाघाट कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से आना नहीं चाहता, उसे भेजा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे सोच बदल रही है। 3 नए IPSs हमें मिले हैं, विशेष तौर पर ऑपरेशन 2026 को नज़र में रखते हुए। और वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद और बालाघाट दोनों अलग होंगे। DIG सर के पास मैं वापस आ रही हूँ। जल, जंगल और जमीन, मुख्य तौर पर नक्सली अपने हक के लिए इन तीनों नामों का सहारा लेकर एक विचारधारा पर चल पड़ते हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद की समस्या है, चाहे हम झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की बात करें। बालाघाट जिले को किस तरह आप अलग पाते हैं? क्या ये नक्सलियों की शरण स्थली है या यहाँ पर नक्सलियों के प्रशिक्षण कैंप होते हैं? क्या आपने अपनी इतनी सर्विस के दौरान पाया बालाघाट जिले में नक्सलवाद को लेकर?
जहाँ तक आपके इस प्रश्न का सवाल है, तो जो जल, जमीन और जंगल, ये सब तीनों चीज़ें यहाँ के लिए, नक्सलियों के लिए अप्रासंगिक हैं। इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली जो भी जितने भी नक्सली हैं सभी छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। उनका यहाँ पर ना ही कोई विशेष उसमें उनका जंगल का कोई इरादा है, न जमीन में बसने का इरादा है, न ही कुछ और चीज़ें। सिर्फ उनको टेरराइज करके यहाँ से पैसा निकालना और अवैध संगठन, जैसे एसपी साहब ने बताया, एक संगठित रूप से वसूली करने का ही उद्देश्य रहा है। और यहाँ की जो भी निरीह भोले वाले लोग हैं उनको फंसा के अपनी ओर आकर्षित करना, उनको प्रताड़ित करके अपना साथ मिलाना, तो ये सब उनका मुख्य उद्देश्य है। इसमें उनका कहीं कोई उद्देश्य किसी भी तरह का है नहीं कि उनके यहाँ पे किसी कोई क्षेत्र के विकास की बातें करें। सिर्फ और सिर्फ टेरराइज करके अपने मंसूबे साधना है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। एसपी सर, ये भी जानना चाहूँगी कि आप लगातार नक्सल मुहिम से जुड़े हुए हैं, किस तरह का तकनीकी अंतर या जिसे हम प्रोग्रेसिव नेचर कहें, ये नक्सलियों में आपको देखने को मिला? क्योंकि इंसाज बरामद हो रही है, AK-47 नक्सलवादी यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस तरह का एक कार्यक्रम को संचालित करते हैं नक्सली? ये पूरा प्रोसेस किस तरह का होता है? देखिए, जितना नक्सल संगठनों को हमने अध्ययन किया है, हमने नोटिस किया कि ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करते हैं। इनका पूरा एक राजनीतिक सर्कल होता है, जिसमें एक राजनीतिक फ्रंट पे भी ये लोग वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। उनमें से अक्सर कई लोग आपको नेशनल मीडिया में भी बात करते हुए मिलेंगे, या फिर बड़े बड़े जैसे सामाजिक मंच हैं उनमें भी ऐसे लोग अक्सर आपको दिखे जाते हैं, जिसको अर्बन नक्सल की भी एक परिभाषा दी गई है काफ़ी हद तक। और ये सत्य है कि उनके संपर्क जो इनके बड़े कमेटी मेंबर हैं उनके साथ में निरंतर बने रहते हैं, और इनको बाकायदा निर्देश भेजे जाते हैं कि किस प्रकार से आपको सामाजिक रूप से इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अपने एक संगठित अपराध को जस्टिफाई करना है। इसे एक आवरण पहनाया जाता है वामपंथी अलगाववाद की विचारधारा का, कि हम राज्य की संप्रभुता को नहीं मानते हैं, भारत के हम अपने आप को नागरिक नहीं मानते हैं, ये हमें स्थानीय लोगों को अधिकार देना चाहिए, इनका शोषण हो रहा है। जबकि जब इनकी संरचना पे आप अध्ययन करेंगे तो इनके समस्त जो टॉप लीडर्स हैं, जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, या तो वो तेलंगाना, हैदराबाद या विदेशों में पढ़ने वाले उनके बच्चे आपको मिलेंगे। अक्सर वो जो भी एक इनका हेड रहता है वो नॉन ट्राइबल रहता है। तो जब वो खुद ही एक बाहरी व्यक्ति है जो एक बड़े आदिवासी वर्ग को गुमराह करके उन्हें एक अलग विपरीत धारा में लेके जा रहा है, तो हमें जब सरेंडर नक्सलियों से भी बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि काफ़ी हद तक उन्हें अज्ञानता रही है इस चीज़ की। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, ये नारायणपुर का आबूझमाड़ का जंगल, इसमें जो भी हमारे भोले भाले स्थानीय जो आदिवासी लोग रहे हैं, बचपन से उन्होंने देखा ही नहीं है कि सरकार क्या चीज़ थी। ऐसा एक दौर भी रहा है जहाँ पे वो बड़े हुए, और बड़े होते होते उन्होंने सिर्फ नक्सलियों को ही बंदूक लेके उस अपने जंगल में घूमते हुए देखा। तो उन्होंने ये सच मान लिया कि यही लोग हैं, माओ देवता है एक तरीके के। और माओ देवता ने एक विचारधारा लाई थी कि साम्राज्यवाद हमको लेके आना है, पुलिस हमारी दुश्मन है। और इसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों को घुमाना शुरू किया, अपने क्षेत्र से बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। शुरुआत करी इन्होंने महाराष्ट्र से आते आते बालाघाट, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है, बालाघाट में आए। अब बालाघाट में आने के बाद में भी इन्होंने, ऐसा नहीं कि चीज़ों को रोका गया। कान्हा नेशनल पार्क, जहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है उसकी टूरिज्म का, उस क्षेत्र को भी यदि आप जंगल ज़मीन की बात करते हैं तो आप उसे टच नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आज की डेट में आप अब देखते हैं मूवमेंट में, जब विस्तार में आगे की तरफ देखते हैं तो उसी वन क्षेत्र को, उसी नेशनल पार्क के क्षेत्र को ये बार बार अपना ठिकाना बनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे इनकी विचारधारा में कहीं वो नहीं लगता कि वो है। रही बात टेक्नोलॉजी की, जो नवीनतम वायरलेस सेट उपलब्ध हो सकते हैं, जो कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हो सकती हैं, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये सब इस्तेमाल करते हैं। इनके टॉप लीडर्स अक्सर सादे कपड़ों में बड़े शहरों में घूमते हैं। इनका किसी की औलाद जो है वो नक्सलवाद में नहीं शामिल है। यदि आप कभी इसका अध्ययन करेंगे, किसी बड़े
टॉप कार्डर के इंटरव्यू आप देखेंगे या इनके जब सरेंडर होते हैं, अक्सर ये सरेंडर करते हैं और 60-62 साल के बाद जब एक रिटायरमेंट की मुफी दे जाती है उसके बाद ही ये सरेंडर करते हैं। तब इनको लगता है कि अब हमारे पर पर्याप्त इनाम हो चुका है और सरकार से जितने भी लाभ हमें लेने हैं हमें ले लेने हैं। पीछे के अपने संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, नए अपने जो भी जिस भी लीडर को हस्तांतरित करना है कर देंगे। और इनकी जो पीढ़ी है वो विदेशों में पढ़ रही है, वो आराम कर रही है, मौज कर रही है, जबकि जो स्थानीय हमारे आदिवासी भोले भाले लोग हैं वो जंगलों में वही खाक छान रहे हैं और बरगलाए हुए वो घूम रहे हैं और उन्हीं के साथ इस वसूली के कार्टेल को चलाया जा रहा है। तो ये कुचक्र है, इस कुचक्र को तोड़ने में सबसे पहले इनके हेड ऑफ द स्नेक जिसका कहते हैं कि फन पे जो है वार करना होता है, छत्तीसगढ़ में जो वार हो रहा है। और इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ पे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने जो एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी हम सबको दी है, जिसमें बताया गया है कि इसको अगर आपको समाप्त करना है तो समग्र रूप से सभी राज्यों को मिलकर काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी काम कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कर रहा है, महाराष्ट्र भी काम कर रहा है, उड़ीसा में भी काम हो रहा है, झारखंड बिहार में भी काम हो रहा है। यहाँ पे सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक समस्या को समग्र रूप से देखा गया है पहली बार स्टेट में, कंट्री में। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस समस्या को समझेंगे, एड्रेस करेंगे कि हाँ ये एक समस्या रही है और अब इसका समाधान होगा, तभी आप एक समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इनके जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, पब्लिकेशंस की बात करते हैं, उनमें ये खुद स्वीकार करते हैं कि अब हम दबाव में हैं। अब वो शायद हो सकता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, मुख्य धारा में जुड़ जाइए, आप अर्बन नक्सली बन के काम कीजिए जब तक कि आप वापस नहीं उठ जाते हैं। परंतु जैसे ही पुलिस की पहुंच ऐसे अंदरूनी रास्तों में पहुंच रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे हम यहाँ की बात करें, हमने यहाँ पे पहली बार सुदूर क्षेत्रों में 31 नई सड़कें हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता से मिलने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो नए नए क्षेत्रों में जहाँ जा रहे हैं, मोबाइल टावर एक बेसिक चीज़ हो गई आज की डेट में। आप कोई भी योजना, सरकारी योजना देना चाहते हैं, व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन होना आवश्यक हो गया है। आप चाहे कितना भी उसको कह लीजिए, चाहे वो कितना ही अशिक्षित व्यक्ति हो, आधार कार्ड और मोबाइल कार्ड उसका बेसिक आधार हो गया है किसी भी स्कीम का। मोबाइल टावर्स की स्कीम हमारे पास आई है और बालाघाट जिले के सुदूर क्षेत्रों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जैसे वो कर रहे हैं, हम भी इसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। जितना लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, जितने जो अंदर के अंदरूनी गांव है हमारे टच में आएंगे, उतना जल्दी ही आपको परिवर्तन इन चीज़ों में देखने को मिलेगा और वो दिन दूर नहीं है मेरी उम्मीद से। जिस तरह से सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक समाधान निकल कर आएगा। फाइनल कमेंट के लिए अपने दोनों गेस्ट की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। श्रीवास्तव सर, चलते चलते साल 2026 में जब हम दोबारा मिलेंगे, बालाघाट और नक्सलवाद क्या दोनों जुदा हो पाएंगे? निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश शासन और हमारे भारत शासन का जो प्रमुख उद्देश्य है, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो एजेंडा है, मार्च 26 तक पूरी तरह से हम प्रयास करेंगे कि ये हमारा बालाघाट नक्सल मुक्त हो जाए और यहाँ विकास की धारा बहे। एसपी सर। बिल्कुल, आपको मार्च 26 में अगली होली, अगली दिवाली, अगले गुड़ी पड़वा आपको नक्सल मुक्त मिलेंगे। ये मेरी कामना, ये मेरी इच्छा है। पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी और नागेंद्र सिंह जी। आपने इतना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस मंच पर उपस्थिति दी। और अगले पैनल